दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अ, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 15 दिन के बाद 22 को हमला हुआ और 7 तारीख को 7 मई को मॉर्निंग में खबर मिली देश को कि ऐसी कार्रवाई हुई है और उसके बाद से लगातार ऐसा लग रहा था कि जो एक्शन हुआ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और एक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ख़ैर ये एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कई दिन चला और 10 तारीख को पता चला खबर आई कि शाम को 5 बजे से सीज़ फायर हो गया है। तो देश ने, दुनिया ने, समाज ने, सबने राहत की साँस ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि युद्ध कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से कई सवाल उठे हैं और ये सवाल सिर्फ इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पर नहीं है, ये सवाल कश्मीर को लेकर भी हैं। कश्मीर के हालात को लेकर भी हैं क्योंकि हमने देखा कि हमारे यहाँ ये दावा किया जा रहा था कि कश्मीर के मसले हल हो गए हैं। खासकर 2019 के बाद जब से 370 को निष्प्रभावी किया गया और ये भी कहा जा रहा था कि आतंकवाद भी खत्म हो चुका है और अब कोई ज़रूरत किसी इस तरह के डायलॉग की नहीं है। ये सब बातें की जा रही थीं। तो हम इसी बैकग्राउंड में हम एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति से बात कर रहे हैं आज, जो न सिर्फ सु सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुरक्षा की जो रणनीति है उसकी दृष्टि से, बल्कि वह कश्मीर मामलों के भी बहुत बड़े जानकार हैं। जी हाँ, हम इस समय बात करने जा रहे हैं एयर मार्शल कपिल काक से और कपिल काक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपने इनको देश के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे बातचीत करते सुना होगा। काक साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और हम पहला जो आपसे अ, समझना चाहेंगे अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए मुद्दा वो ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देखते हैं जो 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में भारत में यहाँ के अवाम ने लोगों ने देखा, समझा और जो झेला। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो समापन हुआ है इसके बारे में बहुत कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है। तो एक एक एयर मार्शल के तौर पे, एक रिटायर्ड एयर मार्शल के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो हमें भी बहुत ही खुशी है आज इस समय उर्मिलेश जी से आपके व्यूअर्स आप जानते हैं दर्शक, मैं तो आपको इतने सालों से जानता हूँ, इतने वरिष्ठ पत्रकार, इतने जाने माने पत्रकार के साथ एक बातचीत करने का हमें ये अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, देखिए इसमें कोई शक नहीं था कि 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो थे वो तो एक फ्रिजर में, जैसे फ्रिज आपके घरों में है, आपने फ्रिज में फ्रीजर में डाल दिया, वहाँ रिश्ते फ्रीजर में थे। तो ये फ्रीजर में ही रहते क्योंकि भारत की सरकार ने, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 19 को जब पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए थे, हाई कमीशन बंद किए थे और रिश्ते एक तरीके से तोड़े हुए थे, तो हमने उनके साथ बातचीत में आगे नहीं बढ़े, तो ऐसे ही फ्रीज़र में ही रहे। और जब ये पहलगाम में बहुत ही दर्दनाक, बहुत अफ़सोसनाक और वो भी हमला अगर सुरक्षा बलों पे होता तो ठीक है, सुरक्षा बलों में ये तो वो टारगेट है कि इतने सालों में आतंकवाद वहाँ से आता रहा है, सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मगर दर्दनाक इसलिए है कि सैलानी पहलगाम के एक बड़ी अच्छी मेडो है, वाइसरन, हज़ारों संख्या में थे और उस वक़्त एक पहला तो ये है कि वहाँ एक हमारी खुफिया जानकारी और हमारी सुरक्षा का एक फेलियर था, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि 1000 सैलानी मौजूद हैं, एक सिपाही भी नहीं है मौजूद।
अब इसके कारण क्या है वो तो सरकार जवाब देगी। मेरा एक विशेषज्ञ के तौर से ये है कि ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर था। अब हो गया तो 25 हमारे नागरिक, बेगुनाह नागरिक, नेपाल के हमारे पड़ोसी देश का एक नागरिक था, वो जान खो बैठे। और जहां उस वक्त ये बहुत अहम रखता है, जो आपने कश्मीर का मुद्दा है उसके साथ जोड़ा हुआ है, उस वक्त इनकी मदद के लिए कौन आए? कश्मीरी आए। बाईसरन के रहने वाले बेचारे शेफर्ड्स हैं, ये घोड़े वाले हैं, सैलानी गाइड हैं। वहाँ पे जो हमारी महिलाओं को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो पुरुष बचे जो जख्मी हुए उनको घर ले गया, उनकी मदद की। और इसके बाद तो सारा देश जो है एक तरीके सा जैसे है ना आउटरेज हुआ है। अंग्रेजी शब्द है आउटरेज। इतनी भारी तरह की एक नाराजगी कि ये क्यों हुआ, और अगर हुआ है तो ये तो पाकिस्तान से ही हो सकता है, तो हमें कोई कार्रवाई करने की, सैनिक कार्रवाई की करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो उसके बाद तो आपने खुद ही कहा है कि 22 को ये हादसा हुआ बाईसरन में, और कुछ देर चाहिए हमेशा। अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो सारे तरह की एक तरह की तैयारी करनी पड़ती। वायु सुरक्षा कैसी रहेगी, डिप्लॉयमेंट्स कैसे रहेंगे, विमान कौन से इस्तेमाल होंगे, डिप्लॉयमेंट कैसी रहेगी। तो ये जो एक 2 हफ्ते 13-14 दिन थे, ये तैयारी में गए। और इन 13 दिनों में हमारे प्रधानमंत्री कहते आए, हर इवेंट पे वो कहते आ रहे हैं, हम आतंकवादी गुटों की बेसिस और आतंकवाद पाकिस्तान की जड़ से हटाएंगे और उसको बिल्कुल तशनश कर देंगे हम। तो यही हुआ। तो अब ये कैसे हुआ, अगर और प्रश्न हैं तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम नहीं जानते कि पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई है उससे क्या आतंकवाद की जड़ें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, या आतंकवाद जिस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में पैदा होता है, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, दुनिया के और भी कई मुल्क हैं जहां इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान बगैर डायलॉग के, बगैर एक लॉन्ग टर्म संवाद के भारत से कोऑपरेट करेगा कि आतंकवाद अगर सचमुच वहां खत्म हुआ है हमारे हमले से, हमारी कार्रवाई से, तो अब कभी सर उठाकर वो नहीं खड़ा होगा? नहीं, देखिए उर्मिलेश जी, आपके दर्शक जानते हैं कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मगर आपको 2016 में उड़ी जब हुआ था, तो उड़ी के खिलाफ क्या वो सिपाही सोए हुए थे अपने बैरक्स में, उन पे आक्रमण हुआ, आतंकवादी आक्रमण हुआ। और उस वक्त हमें, जैसे अंग्रेजी में उस वक्त शब्द इस्तेमाल किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की। 1-2 किलोमीटर अंदर घुसे हमारी नियंत्रण रेखा पे, कुछ पोस्ट पे, काफ़ी सारे पोस्ट थे, उन पे एक हमला हुआ हमारी तरफ से, और वो मामला संभल गए उस वक्त। 2016 के बाद आप जानते हैं कि 2000 फरवरी 2019 पे 40 हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो सैनिक हैं वो मारे गए एक आतंकवादी हमला से पुलवामा में। तो हम बढ़ाते गए। उस वक्त हमने 2 किलोमीटर नहीं गए तो 100 किलोमीटर अंदर गए। हमारे लड़ाकू विमान बालाकोट पहुँचे, 100 कुछ डिस्टेंस पे हमारा वहाँ पे हमला हुआ, और वो 4-5 बिल्डिंग्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो उसके बाद थोड़ा सा एक तरीके से आराम सा रहा। आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं हुई। हमारी भी तरफ छोटे मोटे उससे तो हुए कश्मीर में, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी बाहर के लेबर जो कश्मीर में होता है, कुछ सुरक्षा बल के, कुछ या रिटायर्ड कोई फौजी हों या पुलिस वाले हों, उन पे हमला हुआ, ये चलता रहा। मगर 19 के बाद 6 साल के गैप के बाद ये हुआ, तो इस पे कोई शक नहीं है। जैसे आपने बहुत ही अच्छा
शब्द इस्तेमाल किया कोई, अगर आप पारंपरिक युद्ध देखते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये क्या हमने जो कार्रवाई की है भारत ने इस वक्त, वो एक तरीके से सीमित पारंपरिक युद्ध से थोड़ा सा पहले वहाँ पे ही हमने रोक लिया। ये बहुत ही महत्व रखता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नियर लिमिटेड वॉर पे हम पहुंचे, मगर एस्केलेशन नहीं की हमने। प्रोपोर्शनेट जो ताकत थी उसका इस्तेमाल हुआ। हमारा लक्ष्य क्या था? टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको एस्केलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों में आप जानते हैं परमाणु शस्त्र हैं। सारा विश्व हमें देख रहा है। दोनों में अभी वैसे भी दो युद्ध चल रहे हैं, एक तो रूस और यूक्रेन का। यूक्रेन में इस तरफ से तो इजराइल से लगा हुआ है, युद्ध में जब से पैदा हुआ है, अभी वो चालू है हमास के खिलाफ। तो विश्व मेरे ख्याल में एक और युद्ध नहीं देखना चाहता था। और हमारी जो, जैसे हम कहते हैं महारणनीति, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, हमारे देश की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है? आपके जाने माने जैसे पत्रकार तो समझते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी हमारी है क्या। 3-4 बिंदुओं में हम कह सकते हैं। पहले हमारी आर्थिक सामाजिक प्रोग्रेस, विकास, सबसे ज़्यादा तकनीकी विकास। हमने खुद सारे देश में देशवासियों की एक तरीके की सॉलिडारिटी होनी चाहिए, जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, देयर शुड बी नेशनल इंटीग्रेशन, देयर शुड बी नेशनल यूनिटी एंड नेशनल कोहेरेंस। भाईचारा होना चाहिए। ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी के 3-4 मुद्दे हैं। हाँ, दूसरा है कि हमने अपने देश की, अगर बाहर से कोई ऐसा एक चुनौती आती है, सैनिकी कार्रवाई होती है, हमें भारत को डिफेंड करना है, एक तरीके से रक्षा के मामलों में बिल्कुल सुरक्षित रखना है भारत को। इसके हिसाब से अगर हम देख के जो कदम उठाए हुए हैं बिल्कुल उचित, कोई फर्क नहीं था। और हम समझते थे कि पाकिस्तान भी ऐसे ही सीमित तरीके से रिएक्ट करेगा, मगर ये हुआ नहीं। पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया। वैसे भी पहला काम जो 22 सरन में हुआ वो पहला एस्केलेशन था उनकी तरफ से। हमने एस्केलेट नहीं किया, उन्होंने किया है। हाँ, अगर हमने बातचीत नहीं की तो आप क्या कर सकते? इसके लिए थोड़ी है कि आतंकवाद का इस्तेमाल करिए और फिर हमारे गले पे पिस्टल रखिए और कहिए हमारे साथ बातचीत करो, नहीं तो गोली मारेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में खासकर भारी जो भारत जैसी एक ताकत है, इसमें शक नहीं है। हाँ, गरीबी काफ़ी है अभी भी, एक तरीके की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। हमारे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ राइट विंग फोर्सेस उभर आए हैं। राइट विंग फोर्सेस तो उनको टारगेट किया जाता है। हमारे लिए भी सुरक्षा की एक तरक्की का पूरा ढांचा लगा हुआ है कि भारत सुरक्षित रहे। उसके साथ कश्मीर में जो काम हुए हैं वो हम अलग से जवाब देंगे, मगर वापस इस पटरी पे आना कि हम इससे जो ताकत का इस्तेमाल किया पहलगाम की जवाबी कार्रवाई में, हमने बड़ी सीमित तरीके से, रिस्ट्रेंट तरीके से उसको काम निभाया। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, हमने भी एस्केलेट किया, मगर कंट्रोल्ड एस्केलेशन रहा। और जो हमारी ताकतें हैं दोनों की देशों की, उसमें हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव एसिमेट्री हमारे हित में है, क्योंकि हमारी ताकत उनसे ज़्यादा है। अगर ये और चलता तो पाकिस्तान में और ही बर्बादी होती। तो अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप बीच में आए, पाकिस्तान ने अपील की उनको कि हमें बचाइए, किसी तरह से सीज फायर करवाइए। हाँ, ये भी ठीक नहीं था कि हमसे पूछे बिना उन्होंने अनाउंस किया कि सीज फायर हुआ, उसके बाद हमने किया। वो भी एक कहता है, वो भी एक संकेत देता है सारे आपके दर्शकों को कि देखिए, ये ट्रंप जो हैं बड़े अजीब के एक राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के, मर्क्यूरियल हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, आज क्या कहेंगे कल क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है जो वो कह रहे हैं
उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, मार्को रूबियो है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब विदेश मंत्री हैं, उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो कुछ और भाषा सुनाता है। तो ये माहौल जो है, ये मैं क्यों ये दोहराता हूँ, ये इसलिए कि इस वक्त सारे विश्व में एक तरीके की ग्रेट पावर रिलेशन जो रिश्ते हैं उनमें बड़ी अनसर्टिनिटी है, बड़ी वॉलेटिलिटी है और फ्रेजिलिटी है। तो ये मामला तो स्थिरता नहीं है। ये पहली बार अब देखते हैं ग्रेट पावर के रिश्तों में स्थिरता नहीं है। पिछले 10-15 साल पहले तो थी, इस वक्त नहीं है और ये और बिगड़ सकती है। इसमें हमारा जो सैनिकी कार्रवाई करना, मेरे ख्याल में इसमें बहुत ही आवश्यकता है कि ये कंट्रोल में रहे, बढ़े ना, एक सीमित युद्ध न, एक लिमिटेड वॉर जैसे कहते हैं वो ना हो, पारंपरिक वॉर। तो अच्छा हुआ इसको रोका गया। एक सवाल जरूर बनता है कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के पहले थे, नवाज शरीफ साहब, वो लंदन में थे जब ये शुरुआत हुई, लेकिन वो अपने भाई जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मदद के लिए वहां से आ गए और उन्होंने अपने भाई से एक मुलाकात में, जिसमें कि ऑफिशियल्स भी मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना, बैकडोर चैनल का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी इस समय है और इस झगड़े को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, इसको फौरन कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रिपोर्ट छपी थी पाकिस्तान के बड़े अखबारों में भी और दुनिया के भी कई अखबारों में छपी थी, जो विदेश के भी अखबार हैं, खासकर यूरोप के या अमेरिका के। दूसरी तरफ अभी मैं ये जो सीज फायर हो गया है उसके बाद मैं देख रहा था जनरल नरवाने का, मैं एक देख रहा था, एक उनका इंटरव्यू है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है संभवतः। जनरल नरवाने ने भी ये बात कही है कि मैं एक सैनिक हूं और एक सैनिक के तौर पे मुझे जो कहा जाएगा वो मैं करूंगा। यानी जब वो, उनका कहना है कि सेनाध्यक्ष के रूप में जब वो रहे तो जो भी उनको कहा जाता वो करते, लेकिन हमेशा मेरे जैसे एक सैनिक का हमेशा ये विचार रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को हल करने में पहले करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस मामले में जो बैकडोर चैनल हैं या जो ओपन डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर किया गया होता तो ये मसला शायद एक कन्फ्लिक्ट के तौर पे, भले ही ये वॉर ना हो रहा हो लेकिन वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई, ये इससे बचा जा सकता था? जहां तक हमारी एक्सपीरियंस रही है उर्मिलेश जी, देखिए आजकल का जो विश्व है, मैंने पहले कहा था कि वो एक अस्थिरता जैसा एक माहौल है और जिस देश के जो कुछ भी हित में है वो करेगा। पहले तो सोच विचार के अलायंसेस थी, अलायंस पार्टनर को कंसल्ट करते। मेरे ख्याल में दो चीज़ें जो आपने कही है, एक तो नवाज शरीफ का, मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ा पाकिस्तानी पेपर्स में और बाहर भी, वो बेमाने हैं क्योंकि डिप्लोमेसी जो मेजर पावर्स हैं, जो पाकिस्तान उनके साथ बातचीत करता है ऐसे क्राइसिस पे, तो उसकी डायरेक्शन उनको GHQ रावलपिंडी से आती है। आसिम मुनीर जो हैं वो डी फैक्टो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान को। क्योंकि आपने खुद देखा होगा इस माहौल पे भी, जब अगर सऊदी अरब के मिनिस्टर यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बातचीत की, थोड़ा डिफ्यूज करिए क्राइसिस, उसके बाद वो पाकिस्तान गए, किससे बात की? आसिम मुनीर से। किसी ने शहबाज शरीफ से बात की थी? क्योंकि वहाँ पे हमारी यही सबसे बड़ी चुनौती रही है पाकिस्तान के रिश्तों में कि वहाँ का जो सियासी बुनियादी ढांचा है, स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो वहाँ पे हैं, उनको हल नहीं किया है पिछले 80 सालों से। मैं 80 नहीं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में 70 सालों से, क्योंकि पहला को तो इस्कंदर मिर्जा ने
1958 में किया था। तब या से पाकिस्तान में जो सरकार रही है डायरेक्टली आधे ड्यूरेशन, मतलब 35 साल तो वहाँ डायरेक्टली रूल किया है और बाकी 10-15 साल तो इनडायरेक्टली रूल किया है। वहाँ का जो हुक्मरानी जो चल रही है, वहाँ के लीडरान जो हैं वो एक तरीके से कठपुतली हैं GHQ रावलपिंडी से। ये हमें समझना है। पाकिस्तानी दोस्त, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तानियों के साथ टॉप लेवल की लीडरशिप में ट्रैक 2 में काम करता आ रहा हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वहाँ से कुछ निर्णय लिया जाता है, खासकर अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, वो जो नीतियाँ आती हैं, जो डायरेक्शन आती हैं, वो GHQ से आती हैं। कूटनीतिक का जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा स्पेसिफिकली, कितना भी हम करते उसमें कोई असर होने वाला नहीं था। मैं ट्रंप सरकार की बात कर रहा हूँ। ट्रंप 1 में हमारे और प्रधानमंत्री और उनके ट्रंप के, तो आपको याद होगा ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अगली बार ट्रंप सरकार। कौन कहता है? हम कह रहे हैं। अब अगली बार क्या बीच में बाइडेन आए, अब अगली बार तो ट्रंप आए और वो ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर करो। मैंने दोनों को कहा तिजारत में मैं तुम्हें टारगेट करूंगा, कोई तिजारत नहीं होगी, तुम सीज फायर करो। रात भर में सोचता रहा और फिर इनकी जानकारी भी इतनी कम है, कहते 1000 सालों से ये इंडिया और पाकिस्तान तो 1000 सालों पहले मौजूद भी नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल में कूटनीतिक में इसको ये कार्रवाई जो हुई है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। दो चीजें, एक तो आपने संकेत भेजना है अपने लोगों को। नरेंद्र मोदी का जो है, जो कुछ भी करते हैं वो डोमेस्टिक एजेंडा के लिए करते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि बिहार के इलेक्शन भी 5-6 महीने आगे है, बाकी कोई और चुनाव नहीं होने वाले हैं, मगर जो उन्होंने अपने लीडरशिप को, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद बंगाल है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो इनका इमेज, उनको सेल्फ इमेज प्रधानमंत्री हमारे ने अपने देश में क्रिएट किया है, अगर उसको बर्बाद करना था तो वो कुछ भी नहीं करते। इसलिए कार्रवाई हुई है कि देखिए, एक तो भारतवासी भी बहुत ही नाराज थे। मैंने पहले ही आपसे ये कहा, मैं जिक्र किया आपसे कि भारतवासी वैसे भी बहुत नाराज थे, तो उस नाराजगी में कुछ करना था, हुआ है। संयम तरीके की कार्रवाई रही है, मगर मुझे लगता है जो आपने फंडामेंटल बुनियादी एक प्रश्न पूछा, क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक आप पाकिस्तानी सियासी बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं ला सकते, वो पाकिस्तानी ही ला सकते हैं, ना तो मिलेश जी ला सकते हैं, ना तो मैं ला सकता हूँ। पाकिस्तान को अंदरूनी आंतरिक तरीके से एक बदलाव लाना है, तो तभी वहाँ का जो ये आतंकवाद, उनकी सुरक्षा और विदेशी नीतियों का एक बड़ा बहुत महत्व रखता है और वो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है और वो होता रहेगा। हाँ, ये है कि 19 में पुलवामा हुआ था, 6 साल हमें आराम मिला और ये हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद 6-10 साल 12 साल आराम मिलेगा, नहीं तो ये इजराइल और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है पिछले 60 सालों से 80 सालों से, ये जारी रहेगा। वो बहुत खतरा है हमारे लिए। इसीलिए अब कूटनीति यहाँ उसकी बहुत ही आवश्यकता है इस माहौल में कि देखिए दोनों देश ऐसे क्राइसिस में फिर से ना आए, नहीं तो ये चलता रहेगा। जी, काक साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और मैं जरूर, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और श्रोता जिस पहलू को आपने सामने लाया, पाकिस्तान में जब तक हालात नहीं बदलते, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, इस्टेब्लिशमेंट का कैरेक्टर नहीं बदलता, तब तक आतंकवाद को समूल खत्म करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन हमारा ये प्रश्न है जो आपने अभी चर्चा की है, अमेरिकी इंटरवेंशन की। अब एक बड़ा विवाद अपने मुल्क में चल रहा है और देखिए, एक बात तो जरूर आप मानेंगे कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला, तब तक भारत में एक भी अपोजिशन पार्टी ने, एक भी अपोजिशन लीडर ने, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं संसद और संसद के बाहर, उन्होंने भी उनकी इस कॉन्फ्लिक्ट के मामले में उनकी आलोचना नहीं की।
उनके कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, सरकार के नेता हैं, आपको हम इंडोर्स करते हैं कि आप जो चाहे वो करें, और हमें अगर बीच में बताएंगे जो जरूरी है तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो भी हमारा देश आपके साथ है। जो मीडिया था, यहां तक कि जो वैकल्पिक मीडिया जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, तो उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री की, उनकी सरकार की नीतियों की उन 4-5 दिनों में, 6 दिनों में कोई आलोचना नहीं की। लेकिन अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं। एक मुद्दा जरूर उभरा है जिसकी चर्चा आपने स्वयं की, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं कि अपने देश की सरकार खुलकर ये बात नहीं कह रही है कि ये तिजारत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने हिंदी भाषियों के लिए बताऊं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमने दोनों मुल्कों को बोला कि भाई आप ये नहीं बंद करते हो तो हम बिजनेस बंद कर देंगे, हम आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे, और अगर आप ये बंद कर देते हो तो हम आपके साथ खूब बिजनेस करेंगे। अब इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कही, और वो राष्ट्रपति तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तो ये बात उन्होंने कही, और दूसरी बात जो जेडी वेंस के जरिए आई, और वो भी आई मीन जो जो व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकार हैं वाशिंगटन में, उन लोगों ने भी इस पर लिखा कि एक खतरा पैदा 9 तारीख को संभवतः हमारी सरकार को संदेश दिया गया कि पाकिस्तान कुछ खतरनाक मंसूबे लेकर के कुछ करना चाहता है और कर सकता है। बाद के दिनों में वो इशारा मिला कि शायद वो न्यूक्लियर वीपन का भी इस्तेमाल करने की बात सोच सकता है, ऐसा ऐसा कहा गया है। अच्छा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसमें भी ये बात उन्होंने प्रकारांतर से कही। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इस तरह की बात सोच रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत भारत कभी सहेगा नहीं, ये बात उन्होंने कही। तो जाहिर है कोई कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, अदरवाइज तो एक भारत का प्रधानमंत्री क्यों इस बात को कहेगा। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, थोड़ा मैं डिटेल इसीलिए बोला कि आप जरूर हमारे दर्शकों श्रोताओं को समझाइए कि आखिर हमारी सरकार जो इतनी ताकतवर है, जनता द्वारा चुनी सरकार है, वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टीम है, वो जो बार बार बता रहे हैं कि हमारे डिक्टेट पर ये सब कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब, जो उनके डीजीएमओ ने हमें मैसेज दिया, हमसे बात की और हम तैयार हो गए। इन दोनों के बीच में सच क्या है? उर्मिलेश जी, समय सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। मैं संक्षेप ये मेरा से आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है जी। जी। नहीं, मैं कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपने पहले जी जिक्र किया था, 2 मिनट उस पर लूंगा, जी जी, क्योंकि ठीक है। वहां पे वॉशिंगटन में कंफ्यूजन है, पहले ही कहा था। अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, वांस की पहली स्टेटमेंट थी हमें क्या है इनके साथ, युद्ध करें या ना करें, और वही वांस जो अपने बच्चों के लेके प्रधानमंत्री के पहले वो प्रधानमंत्री की गोदी में खेल रहे थे, उनके बच्चे, उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंडिफरेंट स्टेटमेंट थी। उसके बाद जेडी वांस की बात है, जहां फिर उसके बाद मार्को रूबियो ने एक शायस्ते की बात की कि देखिए ये डिफ्यूज करना चाहिए क्राइसिस। बीच में ट्रंप साहब खुद जो आपने, मैं दोहराना ही नहीं चाहता हूं, वही कहा है जो आपने कहा है, और बेबुनियादी है, बात ही नहीं रखता है। अभी ट्रेड के साथ तो कोई टॉक्स चल रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट का, तो या आप क्या धमकी दे रहे हैं कि ट्रेड खत्म हो जाएगा। मगर ये है कि देखिए, अगर आप 2.4 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे रहे हैं आईएमएफ से, जब ये कन्फ्लैग्रेशन चल रहा है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, 10 दिन के बाद देखेंगे। मगर नहीं, मीटिंग में वो अप्रूवल हुआ, क्यों हुआ? पर्दे के पीछे ये कहा गया पाकिस्तान को हमने दे दिया, तुम इसको जंग को थोड़ा सा कम कर दो। और हमेशा जो कोई भी पारंपरिक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है, मैं दर्शकों को रिएश्योर करना चाहता हूं, मैंने काफ़ी काम किया है, रिसर्च की है, कि बड़ा जिम्मेदाराना तरीके से युद्ध हुई है। वो 71 हो, वो कारगिल का हो, वो 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद जो जमावड़ा हुआ था वो टाइम हो, वो बड़े जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना इस्तेमाल के लिए जो कोई भी
पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन लाई गई वो बड़ी अच्छी थी, मगर इस बार थोड़ा सा क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक थी, बहुत ख़राब थी और वो चाहते थे कि सीज़ फायर चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, मगर न्यूक्लियर परमाणु शस्त्रों की तलवार को आप तरीके से इतना नॉइज़ जनरेट करते हैं, मगर असली वो बात थी नहीं, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना आज तक हुआ है। 1945 के बाद 9 अगस्त के बाद हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। हाँ, ये है कि कश्मीर के बाद में आपने इनिशियली सवाल प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बता दूं, हमारी तरफ से प्रॉब्लम क्या रही। जैसे मैंने कहा है कि जब ये हमला 22 और पहलगाम में हुआ, उनकी पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन थे, पहले लोग वहाँ कौन आए? पुलिस नहीं आई, सुरक्षा बल नहीं आए, कश्मीरी आए और कश्मीरी रोते रहे। पहली बार मैं 25 साल से कश्मीर को ट्रैक कर रहा हूँ आपकी तरफ, पहली बार इतना जो आउटरेज हुआ, नाराज़गी हुई, ये क्यों हुआ? सैलानियों के, वो हमारी जान है, हमारी रोजी रोटी है। अब देखिए कि 100% की ऑक्यूपेंसी थे होटलों में, वो 1 स्टार हो या 5 स्टार हो, वो 100 से 2% हो गई। मैं मौजूद था कश्मीर में उस वक्त, वापस आया, लास्ट फ्लाइट में आया, उसके बाद श्रीनगर की फ्लाइट से ख़त्म हो गई थी। ये कहना चाहता हूँ हमारी तरफ से क्या था, ये हमारे लिए एक अवसर था, एक अपॉर्चुनिटी थी। हम कश्मीरियों को रीच आउट करें, हम कश्मीरियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की। आपने खुद ही रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, 9-10 घर जलाए गए, बिल्कुल, उन 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 वो गिराए गए जहां सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स थे। हमारी सरकार जो है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। अगर मैं कह रहा हूँ कि उर्मिलेश जी ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की, ये थोड़ी है कि मैं आपको मारूं। कब से मैं लॉ में जाऊं, पुलिस स्टेशन में जाऊं, FIR ड्राई करूं। मगर अच्छी बात भी थी कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑर्डर दिए गए कि ये बंद कर दो। इसके साथ 2000 कश्मीरियों को अंदर गिरा दिया, जैसे उनकी इंटरोगेशन की, जैसे हैवानों की इंटरोगेशन करते हैं। तो नाराजगी, जो इतना शौक था उनको, इतना एक ग्रीफ था, उस अवसर पे आप उनको और एलिनेट कर रहे हैं, ये गलत हुआ है। मेरे ख्याल में ये मौका है, अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका प्रेशर डाले या 2 और मुल्क डालें, अभी नहीं मगर कुछ महीनों में किसी तरह से थोड़ा सा उनके लिए आउटरीच आना चाहिए। दूसरा, जो केंद्र सरकार और कश्मीरी अवाम, उनमें भी एक तरीके से थोड़ा सा रीच आउट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल ही 370 फिर से रेस्टोर किए कर दीजिए, मगर तरीके हैं कि कश्मीरी अवाम चाहती क्या है, वो भी भारत के साथ मिलना चाहती है। वहाँ पे एंटी पाकिस्तानी कोई ज़्यादा फीलिंग नहीं है। हाँ, थोड़े थोड़े हर मुल्क में कुछ गुट होते हैं जो दुश्मन का फ़ायदा उठाते हैं, दुश्मन के साथ जुड़े, मगर प्रोपोर्शन इज बहुत ही माइक्रोस्कोपिक। तो अगर आप कश्मीर की अवाम, जिन्होंने विकास देखा है, आर्थिक और सामाजिक, एंटी इंडिया फीलिंग की बात आप कर रहे हैं, एंटी इंडिया जी फीलिंग की हाँ, बात। वो कम, जी, बहुत कम हो गई है। जी, अब वो हमने मौका ढूंढ के भी हमने उस वक्त उसकी कार्रवाई की नहीं। अब हुआ है कि अब पाकिस्तान का मसला तो आपने एक तरीके से उसका हल निकाला है टेम्परेरीली, मगर कश्मीरियों के साथ एक लाइन खोलनी चाहिए। यही इन्हीं शब्द के साथ मैं अगर इजाजत चाहता हूँ, अगर और कोई प्रश्न हो तो मैं दे हाँ, दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक छोटा-सा प्रश्न और छोटा-सा जवाब कि क्या आपको लगता है कि एक अच्छी पहल हो सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एक आदेश, अपना डायरेक्शन दिया था कि भई चुनाव कराए जाएँ, चुनाव हो गया, लेकिन स्टेटहुड अभी वापसी नहीं हुई है, तो क्या इससे एक 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 शुरुआत हो सकती है? ये मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, जो लिखे पढ़े थिंकिंग इंडियंस हैं, वो चाहते हैं ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा CBM इस वक्त रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, मगर हमारी सरकार की जो बेसिकली राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक ताकत ये कदम नहीं उठाने देगी, क्योंकि इस वक्त जो है आप घोड़े पे बैठे हुए हैं, लगाम आपके हाथ में है
केंद्र सरकार के पास कश्मीर की लगाम है। वहाँ पे एक जो मॉडल है, ये हाइब्रिड मॉडल है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। अब ये है कि पुलिस कांस्टेबल को आपने रिक्रूट करना है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। जो मुख्यमंत्री है वो एक पुलिस कांस्टेबल को नहीं ला सकता है। तो ये पहले तो ये हाइब्रिड मॉडल में ही कोई बदलाव ले आइए, क्या कि फिर आप एक तरीके से हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर जी। इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको पूरी बहुमत मिली है, उसको हम काम करने नहीं देते हो, क्या जो पब्लिक है वो क्या समझेगी कि हमने इलेक्ट किया है, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, और जो बैठे काम करने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि स्टेटहुड इमीडिएटली रिस्टोर करना चाहिए, पहला कदम। दूसरा कदम, एक प्रोसेस बढ़ाइए कि पहले तो जो इलेक्टेड सरकार है उनके साथ बात कीजिए। मैं कश्मीर के मसला का बात कह रहा हूँ, मैं इससे कैसे, ये नहीं है कि एक इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट या इशू है। ये कहना चाहता हूँ कि अमन और शांति लाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जो कश्मीरी दिल में नाराज हैं, जो उन्होंने दिल में कुछ नाराजगी रखी है, उसको दूर करने की जितनी भी आप कदम उठाएं, जितने भी नीतियां लाएं, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, वो जम्मू कश्मीर तो भारत की रियासत है, दोनों के लिए ये बहुत अच्छी बात रहती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल काक साहब। और दोस्तों, आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम सबसे पहले कपिल काक साहब को फिर शुक्रिया करते हैं, और आपका भी जो आपने हमारे कार्यक्रम को देखा, जरूर हमारे कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस तरह के चैनल के कार्यक्रमों को देखें और रिएक्ट करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।